ओके, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द लेक्चर्स जो पहले प्रीवियसली हमने किए हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल इंटरेक्शंस पढ़े। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर की कुछ प्रिलिमिनरीज पढ़ी, जिसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन जब होता है अमिट। और इस वाले में हम अमेनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, जिसमें रेंज एनर्जी कर्व्स, टाइम कैलकुलेशंस, ये सब देखेंगे कि किस तरह से रेडिएशन इंटरैक्ट करता है और आयनाइजेशन होता है। तो हर रेडिएशन डिटेक्टर में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो या न्यूट्रल पार्टिकल इंटरैक्ट करता है, जो भी डिटेक्टर का मटेरियल है उससे। जब भी चार्ज पार्टिकल होगा वो आयनाइजेशन कोशिश करता है, और चाहे वो गैसियस मीडियम हो, चाहे लिक्विड मीडियम हो, और चाहे सॉलिड मैटर हो, किसी भी तरह के मैटर में। और इसलिए क्योंकि उनके चार्ज पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग प्रोसेसेस से वो इंटरैक्ट करते हैं मैटर से। न्यूट्रल पार्टिकल्स का भी ऐसा है, वो डायरेक्टली आयनाइजेशन नहीं करते, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में इंटरेक्शन अलग तरीके से होता है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। चार्ज पार्टिकल्स के लिए मेनली आप जानते हैं कूलम्ब फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रैक्शन के लिए। और जब कूलम्ब फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के लिए, तो मैटर में वो या तो आयनाइजेशन देगा, स्कैटरिंग हो सकता है, या रेडिएटिव लॉसेस हो सकते हैं। हम जो यहाँ एनर्जी कंसंट्रेशन करते हैं वो 0.1 MeV से लेकर 5 MeV तक का करीब होता है। और अगले लेक्चर्स में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ लाइट चार्ज पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स। Then you have heavy charge particles, जिसमें प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स से चार्जलेस, जिसमें गामा एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। ना ये क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है उस तरह से प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का इंटरेक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होता है, तो इससे में लार्ज एंगल स्कैटरिंग होती हैं, रेडिएटिव कोलिजन्स होते हैं। अल्फा और प्रोटॉन्स जो हैं वो यूजुअली मोनोएनर्जेटिक होते हैं, सिंगल एनर्जी लेके जाते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन का जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने बीटा रेडिके में भी देखा था कर्व में, कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो इसको जो प्रथम पार्ट इसमें हमने करा था कि इंट्रैक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स मेनली हैं। तो इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जिसमें के थ्रू एनर्जी लूज करता है, जिसमें से पहला है इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। नो एटम में जो शेल्स होते हैं KLMN, तो जब भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा और इनसे जब कोलाइड करेगा, तो ऐसे केस में वो एनर्जी दो तरह से लूज़ कर सकता है। या वो उन लेवल्स को एक्साइट कर दे और हायर एनर्जी इन स्टेट्स में, और डी एक्साइट करें तो रेडिएशन निकलेगा। और ऐसे में इसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट हो सकता है कि वो सीधा आयनाइजेशन ही कर दे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो कोलिजन है, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा इसलिए इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और ऐसे में एनर्जी लॉस जो है पर यूनिट डिस्टेंस, उसको ड्यू टू दिस इनइलास्टिक हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -d/dx इज इक्वल टू 4πe4 nz अपॉन m0v² ln ऑफ दिस नंबर। ब्रैकेट में जो नंबर है लॉग के अंदर, उसके अंदर दो क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। एक तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है आपके m0v² हाफ के साथ, और एक आई नंबर आ रहा है। आई जो है वो मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स ये बाउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी है, और हाफ m0v² वो एनर्जी है जो कि इंसिडेंट पार्टिकल लेके आएगा इलेक्ट्रॉन। n जो है वो एनर्जी नंबर डेंसिटी है, z एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर है, और m0 जो है वो रेस्ट मास है। सेकंड जो इसके अंदर हो सकता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन करता है, वो रेडिएटिव कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस में के थ्रू कैसे हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन तो नहीं कहें, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड जब होता है तो इंसिडेंट जब पार्टिकल आएगा तो उस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा एट अ डिस्टेंस, और ऐसे में उसके डिफ्लेक्शन से, जिसमें कि आप जानते हैं फील्ड के साथ एक फोर्स एसोसिएटेड होता है, तो उसमें एक एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, जिसको हम ब्रह्मस्त्र लंग भी बोलते हैं। और ऐसे में लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनइलास्टिक कोलिजन होगी, जो कि रेडिएटिव टाइप कह सकते हैं उसको। ना इसको हम
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें रेट ऑफ एनर्जी लॉस विल बी देयर इज proportional to z square. Previously it is z, now it is z square, so strong dependence on z होगा. इसमें बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो E0 इसकी इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट एनर्जी है और m0c स्क्वायर जो है वो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. नाउ थर्ड जो इसमें इंटरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का वो है इलास्टिक कोलिजन. और इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस ना हो, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इलास्टिक कोलिजन करेगा न्यूक्लियस से और डिफ्लेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी रेडिएटिव लॉस और एक्साइटेशन. इसके अंदर क्रॉस सेक्शन का जो प्रोसेस है, मींस इसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ ई स्क्वायर बाई m0 v स्क्वायर होल स्क्वायर, and it increases with the z square, so it is also dependent on z. इस तरह से इन तीनों प्रोसेसेस को अगर हम ओवरऑल इन टोटलिटी अगर इसको समझें तो टोटल एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ आयनाइजेशन एंड द लॉस थ्रू द रेडिएशन. और एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें रिलेशन है जिसमें d/dx रेडिएशन डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो है d/dx आयनाइजेशन का, वो Ez/800 के करीब होता है. इसमें E जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, Z जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर है. तो इस इक्वेशन से क्या हम गैदर करेंगे, इससे गैदर करेंगे कि अगर थिन एब्जॉर्बर है तो हमारे पास संभावना है कि सिंगल स्कैटरिंग होगी, और जब थिकर एब्जॉर्बर होगा तो इसके अंदर दो तरह की स्कैटरिंग हो सकती है, या तो प्लूरल बोलते हैं उसको PLURAL, या मल्टीपल स्कैटरिंग. तो यदि उसका Z जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं वो 20 से ज़्यादा हैं तो उसको हम मल्टीपल स्कैटरिंग बोल देते हैं, और अदरवाइज वी कॉल इट एज अ प्लूरल स्कैटरिंग. तो दो तरह से ये हो सकता है. ना पॉजिट्रॉन्स के लिए, पॉजिट्रॉन जो है उनका इंटरेक्शन भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है क्योंकि पॉजिट्रॉन एज सच हम मैटर में रिसाइड नहीं करते. हम मानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है एटम में और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सराउंड करते हैं उसको. तो जब पॉजिट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और एक इसमें जब इंटरेक्शन करेगा तो मैटर में तो E प्लस E माइनस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू टू थिंग्स. वन, फ्री एनिहिलेशन जिसमें 2 गामा, और ये कब बनेगा जब 2 गामा जो निकल रहे हैं वो स्पिन्स जो हैं वो उनकी जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है उनकी एंटी पैरेलल होंगी स्पिन, और बाउंड स्टेट पॉजिट्रॉनियम बन सकता है जब इसमें 3 गामा का सिस्टम है ये, जिसमें स्पिन्स जो हैं वो पैरेलल रहेंगी. E plus E minus, why it cannot go to gamma? Why? Because in the rest frame of the or the center mass frame of the system, you must have at least 2 particles to compensate for the conservation of momentum and the angular momentum or spin, and therefore it cannot conserve the angular momentum. So E plus E minus cannot go to 1 gamma, but 1 gamma can decay to 2 electron and a positron system if the energy of the gamma ray is more than 1.5 MeV. So 0.5 plus 0.5. So that is all for today. कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पार्टिकल्स को करेंगे जो कि हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स.